नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल वनडे एग्जाम विद दुर्गेश में। आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे हम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, जिन्हें भारत सरकार अधिनियम 1919 के नाम से भी जाना जाता है। आखिर इस सुधार की जरूरत क्यों पड़ी थी और ये किस सन में आया था और इसके क्या प्रभाव रहे थे, जानेंगे इस वीडियो में। यदि आप आए हैं मेरे चैनल पर पहली बार तो मेरे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, प्रेस कीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ बिना किसी देरी के। शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में पढ़ेंगे हम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, जिन्हें भारत सरकार अधिनियम 1919 के नाम से भी जाना जाता है। इससे पहले मैं मिंटो मार्ले रिफॉर्म्स 1909 इस पर एक वीडियो अपलोड कर चुका हूं। यहां आई बटन पर क्लिक करके आप इस वीडियो को देख सकते हैं। दरअसल होता क्या है, अगस्त घोषणा के पश्चात मॉन्टेग्यू के साथ एक उच्च स्तरीय दल स्थिति का अध्ययन करने के लिए भारत आता है। मैं आपको ये बता दूं, इसका नाम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट क्यों रखा गया, क्योंकि जिस समय ये रिपोर्ट तैयार की जा रही थी तो उस समय लॉर्ड मॉन्टेग्यू भारत के सचिव थे और लॉर्ड चेम्सफोर्ड भारत के वायसराय। तो इस वजह से इस रिपोर्ट को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट कहा जाता है और आगे चलकर यही भारत सरकार अधिनियम 1919 का रूप लेता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दरअसल हुआ क्या था कि ये जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम है, इसकी शुरुआत 20 अगस्त 1917 से, कब? 20 अगस्त 1917 से होती है। हुआ क्या था, दरअसल उस दिन भारत के जो सचिव हैं लॉर्ड मॉन्टेग्यू, इन्होंने ब्रिटिश के संसद में एक अनाउंसमेंट की। उस अनाउंसमेंट में कहा गया कि भारत में एक ऐसे शासन की स्थापना की जाए जो कि विश्वसनीय हो और जिसका शासन कैसा हो, उत्तरदायी शासन हो। ठीक है, अच्छा, अब क्या होता है कि नवंबर 1917 में जो लॉर्ड मॉन्टेग्यू हैं ये भारत आते हैं और भारत के वायसराय के साथ, जो कि लॉर्ड चेम्सफोर्ड हैं, उनके साथ मिलकर भारत का दौरा करते हैं और एक रिपोर्ट तैयार की जाती है। और यह रिपोर्ट 8 जुलाई 1918 को प्रकाशित होती है और इसी रिपोर्ट को कहते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट, जो कि आगे चलकर भारत सरकार अधिनियम 1919 का रूप लेती है। इसमें क्या सुधार हुए थे, इसका प्रभाव क्या रहा था, कांग्रेस ने इसमें क्या प्रतिक्रिया दी थी, इसके महत्व को और इसके दोष को हम इस वीडियो में जानेंगे। तो बढ़ते हैं आगे, तो देखते हैं कि ये जो रिपोर्ट बनी थी इसके पीछे के कारण भी कुछ रहे होंगे, कुछ वजह रही होंगी। उन वजह को यहाँ हम समझ लेते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1919 बनने के लिए कुछ उत्तरदायी कारक थे, उन कारकों को यहाँ मैंने मेंशन कर रखा है। पहला था कि भारत परिषद अधिनियम, जिसे मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स कहते हैं, उससे कांग्रेस के जो नरम दल थे वो संतुष्ट नहीं थे। और प्रथम जो विश्व युद्ध हुआ था उसमें भारतीयों ने अंग्रेजी सरकार को पूर्ण सहयोग दिया था और उनको आशा थी, उनको एक भरोसा था कि युद्ध के बाद उन्हें एक ऐसा अधिनियम मिलेगा जो कि भारतीयों के लिए बेनिफिशियल होगा। आगे उसी समय पर कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता होता है और भारतीयों द्वारा स्वशासन यानी स्वयं के द्वारा शासन की तीव्र मांग उठती है और लॉर्ड मॉन्टेग्यू जैसे उदार व्यक्ति का भारत सचिव पद पर नियुक्त होना भी ये कुछ महत्वपूर्ण कारण रहे थे, जिसकी वजह से ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट और ये सीन में आता है। ठीक है, अच्छा, अगर बात करें इस रिपोर्ट की या इस अधिनियम की, तो सबसे मुख्य बात जो रही थी वो ये थी कि प्रांतों में जो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट थी उसके लिए द्वैत शासन की व्यवस्था की गई थी। यदि आपसे पूछा जाए कि जो द्वैत शासन का जन्मदाता किसे कहा जाता है, तो आपका आंसर होगा लियोनिस कॉर्टेस। और ये द्वैत शासन व्यवस्था क्या होती है इसको थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। देखिए, द्वैत शासन व्यवस्था, जैसे केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था को द्वैत शासन प्रणाली कहा जाता है। होता क्या है इसमें कि जो केंद्रीय विधान परिषद है इसको फर्दर दो भागों में डिवाइड करते हैं, जिसमें कि एक है राज्य परिषद, मैं इसे ब्लैक कर लेता हूं, ये एक है राज्य परिषद और दूसरी है विधानसभा। विधानसभा को निम्न सदन के नाम से भी जाना जाता है, इसको निम्न सदन के नाम से जाना जाता है, और जो राज्य परिषद है इसे उच्च सदन के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगर बात की जाए इसके जो सदस्य हैं, इसकी जो समय सीमा है वो कितनी है, वो है 5 वर्ष
और विधानसभा में जो भी सदस्य होंगे उनका जो कार्यकाल होगा वो कितना होगा, 3 वर्ष का। बात करते हैं इसमें सदस्यों की संख्या, तो जो राज्य परिषद है इसमें टोटल सदस्य हुआ करते थे 60, जिनमें 34 को 34 को तो निर्वाचित किया जाता था और जो 26 थे उनको मनोनीत किया जाता है। और उसी आधार पर विधानसभा में देखते हैं तो इसमें टोटल सदस्यों की संख्या हुआ करती थी 145, जिसमें 104 को निर्वाचित किया जाता था और 41 को मनोनीत किया जाता था। आप इस स्ट्रक्चर को थोड़ा सा दिमाग में रख लीजिए, क्योंकि जहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं। और यहाँ हम बात करेंगे जो मॉन्टेग्यू चिम्सफोर्ड सुधार हैं, मॉन्टेग्यू जो चिम्सफोर्ड सुधार हैं, इसके कुछ प्रमुख तथ्य जो इन्होंने रिकमेंड किए थे कि इस रिपोर्ट के बाद इनका इम्प्लीमेंटेशन किया जाएगा, वो क्या थे थोड़ा यहाँ समझ लेते हैं। जैसे जो स्थानीय संस्थाएं थीं उन पर जनता के द्वारा चुने गए जो प्रतिनिधि हों उनका ही नियंत्रण हो। दूसरा, भारत के प्रांतों में ऐसी सरकार की स्थापना की जाए जो कि उत्तरदायी हो और क्या हो, विश्वसनीय हो, जो उत्तरदायी हो और विश्वसनीय हो। केंद्रीय विधान परिषद का विस्तार किया जाए, भारत सचिव की शक्तियों को कम किया जाए और अल्पसंख्यक जो हैं उनको अलग से प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाए। कुछ चीज़ें लिख रखी हैं, यहाँ से आप पढ़ सकते हैं, इनको वीडियो पॉज करके बात करते हैं। देखो, मॉन्टेग्यू चिम्सफोर्ड रिपोर्ट के आधार पर ही 1919 में ब्रिटिश की संसद के द्वारा एक विधेयक पारित किया जाता है और जिस पर 23 दिसंबर 1919 को ब्रिटिश के राजा हस्ताक्षर करते हैं और इस हस्ताक्षर के बाद यह एक कानून बन जाता है और इसी को कहते हैं भारत शासन अधिनियम 1919। ठीक है, अच्छा अब जानेंगे ये भारत शासन अधिनियम 1919 बनने के बाद इसके महत्व और इसके दोष के बारे में, और जो कांग्रेस के जो लीडर्स थे उन्होंने इसके बारे में क्या टिप्पणियां की थी, ये हम जानेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। देखो, जो भारत सरकार अधिनियम है 1919, इसके आने से या इसमें जो रिकमेंडेशन दी गई थी उनमें क्या क्या चीज़ें थोड़ी इम्पोर्टेंट थी वो यहाँ समझ लेते हैं कि इस व्यवस्था से देश के जो मतदाता थे उनमें मत देने की व्यवहारिक समझ पैदा होती है। इसने भारत में प्रांतीय स्वशासन तथा आंशिक रूप से ही सही उत्तरदायी शासन प्रणाली की व्यवस्था शुरू की थी। ठीक है, अधिनियम में केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्थापिका की व्यवस्था की गई थी। केंद्र में कार्यकारी परिषद में भारतीयों को पहले से तिगुना प्रतिनिधित्व दिया गया और भारत के जो मंत्री थे उनके वेतन और भत्तों को भारतीय राजस्व के स्थान पर ब्रिटिश राजस्व से दिए जाने लगा। एक नए पदाधिकारी भारतीय उच्चायुक्त की नियुक्ति भी इसके द्वारा की गई थी। ठीक है, अच्छा अब समझ लेते हैं कि ये पूरी तरह से ऐसा अधिनियम नहीं था जिससे कि इसमें कोई कमियां ना हो, इसमें भी कुछ कमियां थीं, उन्हें भी थोड़ा यहाँ समझ लेते हैं। अधिनियम की अनेक कमियां थीं, जैसे मताधिकार बहुत ज़्यादा सीमित था। ठीक है, केंद्रीय व्यवस्थापिका के लिए प्रांतों में मध्य सीटों का बंटवारा प्रांतों के महत्व पर किया जाता था। जिस राज्य का महत्व ज़्यादा हो उसमें वहाँ प्रतिनिधित्व ज़्यादा दिया जाए, जिसमें कम हो उसमें कम दिया जाए। फॉर एग्जाम्पल जैसे पंजाब है, पंजाब में सैनिकों का महत्व है और बम्बई जो वाणिज्यिक रूप से जानते हैं कि अधिनियम के संबंध में कांग्रेस की क्या प्रतिक्रिया रही थी। दरअसल 1918 में बम्बई में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन बुलाया गया था जिसकी अध्यक्षता की थी हसन इमाम ने, जिसमें 1919 के भारत सरकार अधिनियम को निराशाजनक और असंतोषकारी घोषित किया गया था और अधिवेशन में कांग्रेसियों ने प्रभावी स्वशासन की मांग रखी। चलते चलते रॉलेट एक्ट को भी पढ़ लेते हैं। रॉलेट एक्ट 1919 क्या था? दरअसल भारत के लिए अत्यंत सोच एवं असंतोष का वर्ष रहा था 1919 और देश में फैल रही राष्ट्रीयता की भावना तथा क्रांतिकारी गतिविधियों को कुचलने के लिए ब्रिटेन को पुनः शक्ति की आवश्यकता थी, क्योंकि भारत के रक्षा अधिनियम की जो शक्तियां थी वो समाप्त होने वाली थी। इसी संदर्भ में सरकार ने क्या किया कि जो सर सिडनी रॉलेट थे उनकी नियुक्ति की, जिन्हें इस बात की जांच करनी थी कि भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों के माध्यम से सरकार के विरुद्ध जो षड्यंत्र करने वाले लोग हैं वो कहाँ तक फैले हुए हैं और उनसे निपटने के लिए किस प्रकार के कानूनों की आवश्यकता है। इस संबंध में सर सिडनी
रॉलेट की समिति बनाई जिसने सिफारिश की थी कि उसने जो सिफारिशें की थी उन्हें ही रॉलेट अधिनियम या रॉलेट एक्ट के नाम से जाना जाता है। क्या था ये रॉलेट एक्ट, यहाँ समझते हैं। इस एक्ट के अंतर्गत एक विशेष न्यायालय की स्थापना की गई थी जिसमें उच्च न्यायालय के 3 वकील शामिल थे। यह न्यायालय ऐसे साक्ष्यों को मान्य कर सकता था जो विधि के अंतर्गत मान्य ही नहीं होते हैं। इसमें आगे मैं ऐड कर दूं कि इसके निर्णय के विरुद्ध कहीं भी अपील नहीं की जा सकती थी और न्यायालय द्वारा बनाए गए नियम के अनुसार प्रांतीय सरकारों को बिना वारंट के तलाशी लेना, गिरफ्तारी लेना तथा बंदी प्रत्यक्षीकरण के अधिकार को रद्द करने आदि की असाधारण शक्तियां दे दी गई थीं। दरअसल ये युद्ध काल में तो उचित हैं लेकिन शांति काल में बिल्कुल भी उचित नहीं थी। भारतवासियों ने इस अधिनियम को, इस विधेयक को काला कानून कहा था और इसके विरुद्ध तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त की गई थी। ये है इस वीडियो का अंत। आई होप आपको ये मेरा छोटा सा प्रयास थोड़ा अच्छा लगा होगा। यदि आप चाहते हैं कि मैं ऐसी वीडियो बनाता रहूं तो आप मेरे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, प्रेस कीजिए बेल आइकन को, जिससे कि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ नाइस डे।